आज हमारे साथ न्यूज़ी इंडिया के स्टूडियो में मौजूद हैं योगेश कुमार यादव, जिन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 के एग्ज़ाम में 56वीं रैंक हासिल करके अपना 56 इंच का सीना दिखाया है। तो स्वागत है योगेश कुमार यादव का। धन्यवाद सर। तो आपकी इस प्रिपरेशन में दोस्तों का और घर वालों को क्या इम्पोर्टेंट रोल मानते हैं? सर मुझे लगता है कि सब कुछ ही मतलब उन्हीं का ही रोल है सब। तो प्रिपरेशन के दौरान कभी आपको ऐसा लगा यार बस छोड़ देते हैं अब नहीं? हाँ सर, मतलब फ्रस्ट्रेशन से फील होती है कि क्यों मैं ये लगातार हर वो 12 घंटे सेम रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, तो इंटरव्यू की अगर मैं बात करूँ तो इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट कैसा रहा आपका? सर मेरा पूरा ट्रांसक्रिप्ट मेरे डेफ बेस्ड ही रहा, ज़्यादा मेरी हॉबीज़ पर या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स पर। अच्छा, स्कूल टाइम में आप कैसे छात्र थे, शरारती या शांत? सर शांत तो बिल्कुल नहीं था, पढ़ाई में अच्छा था। बहुत सारे कोचिंग्स हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस लेके बच्चों की तैयारी करा रहे होते हैं, तो लेकिन वहाँ पर ना एक संस्था ऐसी भी है जिसने ना 1 रुपया भी किसी बच्चे से नहीं लिया और वो उन्होंने ऑफिस के बाद 3-3, 4-4 घंटे बच्चों को दिए, है ना, और मॉक इंटरव्यूज कराए। कहते हैं ना, जब इंसान ठान लेता है तो भगवान भी मान लेता है ना। तो लेकिन इस बीच क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस भी आए होंगे काफ़ी। तो आपकी लाइफ में क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस रहे, उससे कैसे फिर निजात पाया? सर मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन से निजात पाने का सबसे सही चीज़ था कि मुझे खुद को व्यस्त रखना है। अगर पढ़ाई में नहीं तो फिर क्रिकेट में। मैं अगर कहूँ कि आपके पिताजी के लिए एक हेड कांस्टेबल के पद पे आपके पिताजी हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट का पद क्या होता है। जी सर। तो सोचिए उनके लिए कितना बड़ा ये मोमेंट रहा होगा कि मेरा बेटा आज असिस्टेंट कमांडेंट बन गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। देश की प्रगति में वैसे तो हर प्रोफेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी जो यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं उनका जो योगदान है वो सबसे बड़ा कहा जाता है। बात करते हैं आज ऐसी ही एक पोस्ट के बारे में जिसका नाम है असिस्टेंट कमांडेंट। असिस्टेंट कमांडेंट का पद हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस में, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो या एसएसबी हो, ऑफिसर रैंक की शुरुआत इसी पद से होती है। असिस्टेंट कमांडेंट का पद बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद होता है। जितनी भी कमांडिंग अथॉरिटीज़ हैं वो यहाँ से ही शुरू होती हैं। आज हमारे साथ न्यूज़ी इंडिया के स्टूडियो में मौजूद हैं योगेश कुमार यादव, जिन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 के एग्ज़ाम में 56वीं रैंक हासिल करके अपना 56 इंच का सीना दिखाया है। तो स्वागत है योगेश कुमार यादव का। धन्यवाद सर। योगेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे इनकी सफलता की कहानी, इन्हीं की जुबानी। आज मेरे साथ मौजूद हैं इस स्टूडियो में एक ऐसे युवा जिनकी ज़िंदगी क्रिकेट के मैदान से निकलकर यूपीएससी के मैदान तक फैली हुई है। गांव की गलियों से निकला ये सितारा आज बड़े बड़े ख्वाब लेकर बड़े बड़े रास्तों पर आगे बढ़ चुका है और अपनी मंजिल को हासिल कर चुका है। पिताजी इनके रेलवे में हेड कांस्टेबल के पद पर हैं, इनके अंकल आर्मी में हेड कांस्टेबल के पद पर हैं। मतलब इनका पूरा परिवार लगभग यूनिफॉर्म जॉब्स के इर्द गिर्द अपना जीवन बिता रहा है और उसी लेगेसी को योगेश कुमार ने भी कायम किया है और बन गए हैं असिस्टेंट कमांडेंट। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बात करते हैं योगेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब आपका सिलेक्शन हुआ, जी सर, तो वो जो मोमेंट था 2 या 3 मिनट का, वो कैसा था? सर जब रिज़ल्ट आया था तो पूरा दिन वो हाइप क्रिएट हो रही थी कि आज रिज़ल्ट आएगा नहीं आएगा, वो बातचीत चल रही थी। और लकीली उस दिन मेरे मामा भी रूम पर आ गए थे मेरे, जिन्होंने मेरा डेफ भरा, जो पूरी जर्नी में मेरे साथ थे। मेरा दोस्त, मेरा भाई, वो भी मेरी जर्नी में साथ था। तो करीब शाम को 7 बजे रिज़ल्ट की पीडीएफ आती है। तो हमने डिसाइड किया था कि हम नेम सर्च नहीं करेंगे, हम सीधा ढूंढेंगे खुद से। तो हमें भरोसा था कि हम ठीक ठाक रैंक ले आएंगे। तो पहले पन्ने पर नाम नहीं था और जब दूसरा पेज मैंने देखा तो मैं बीच में एक योगेश पीके को देख रहा था। उतने में मेरे भाई ने मेरा नाम पढ़ा, योगेश कुमार यादव, रैंक 56। मुझे भरोसा नहीं हुआ तो मैंने रोल नंबर पढ़ा। जब मेरा रोल नंबर मैच किया तो सबसे पहले मैंने अपने भाई को और अपने मामा को गले लगाया और उसके बाद फिर दोस्तों से और घर वालों से बात की। क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब जब रिजल्ट आया तो लगा कि हाँ यार, जो मेहनत की थी वो सफल हो गई, राइट? जी सर, जी सर। पूरा 1 साल ऐसा लगा कि सामने से रिवाइंड हो गया है 1-2 सेकंड के अंदर। हाँ,
जैसे रिजल्ट के बारे में सुना? जी सर। तो जब पीडीएफ देख रहे थे, जब पीडीएफ देखते देखते जब पहले पेज पे नाम नहीं दिखा, तो क्या फील आ रहा था? सर हमने पहले ही डिसाइड किया था 2 पेज तो हमको ढूंढना है पहले। हाँ हाँ। तो पहले में लगा, जब नहीं आए तो थोड़ा सा डर लगा कि पता नहीं अब शायद नीचे होगा, लेकिन सेकंड पेज के सेकंड नंबर पर ही नाम था, तो फिर उसके बाद तो चीज़ें बदल गई, बहुत खुशी हुई। योगेश, जो लोग सिलेक्टेड होते हैं उनके बारे में उन लोगों को जानने की बड़ी उत्सुकता होती है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं कि योगेश किस बैकग्राउंड से था, क्या ये हमारे सिमिलर बैकग्राउंड से था जिस बैकग्राउंड से हम थे? अगर योगेश बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते? तो अपने बारे में थोड़ा आपका पारिवारिक बैकग्राउंड बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, थोड़ा बताइए। जी सर मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट बदायूं के छोटे से गांव नैंडोली से आता हूं। मैं एक जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हूं, जहां मेरे दादा दादी हैं, मेरे पापा मम्मी, चाचा चाची और छोटे चाचा चाची। तो और पापा मेरे आरपीएफ में हेड कांस्टेबल हैं, मम्मी मेरी होम मेकर हैं। वैसे ही मेरे बड़े चाचा आर्मी में हवलदार हैं अभी, और वो पंजाब में पोस्टेड हैं। और छोटे चाचा प्राइमरीली खेती करते हैं और उनकी शॉप है खाद बीज की। तो वहाँ से आया मैं, और अपनी पढ़ाई मैंने स्टार्ट अपने गांव से की, प्राथमिक विद्यालय से की थी। उसके बाद पिताजी आरपीएफ में पोस्टेड थे ग्वालियर, तो मैंने प्राइमरी एजुकेशन ग्वालियर केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 से की। उसके बाद प्राइमरी करने के बाद क्लास 6 में मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 झांसी से पढ़ाई की, क्लास 12 तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, वहाँ मैंने बीए किया। 11-12 में मेरा साइंस बैकग्राउंड था। उसके बाद मैं स्विच करता हूँ आर्ट्स में, क्योंकि मुझे यूपीएससी प्रिपरेशन करनी थी, वो मेरे दिमाग में पहले से ही था। और इन दौरान मैं प्रोफेशनली क्रिकेट भी खेला काफ़ी सालों तक, और एक पॉइंट पे आके वो छोड़ा और फिर यूपीएससी की जर्नी में लग गया। अच्छा। और तो ये जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे सीएससी की, तो ये कहाँ से आपके मन में आया कि मुझे यूनिफॉर्म जॉब में जाना है? सर मैं यूनिफॉर्म से तो स्टार्टिंग से ही बड़ा अवेयर रहा हूँ, क्योंकि पापा और चाचा उसमें रहे हैं। तो जब मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला अप्रैल मंथ में, तो मुझे लगा ये बहुत हद तक मैच करता है सिविल सर्विसेज से। और मेरा मोटिव था कि इससे मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा मेंस लिखने का, क्योंकि सेकंड पेपर रिटर्न होता है तो उसमें एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जब मेरा 2024 में प्रीलिम्स नहीं होता है, तो उस पेपर के बीच में 20 दिन का गैप था, तो मैंने उसमें तैयारी की। और 4 अगस्त को 2024 को मैंने पेपर दिया, और उसके बाद फिर पूरी 1 साल की यात्रा हुई। क्या बात है, मतलब 1 साल का फल आपको मिल गया, राइट? जी तो ये सर। पहला अटेम्प्ट था या कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर वैसे मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था, क्योंकि पहला अटेम्प्ट मैंने 2023 में दिया था, तो वो प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी, क्योंकि स्टार्ट किया था ग्रेजुएशन के जस्ट बाद। तो उसमें कहाँ पर आप फेल हुए थे? पेपर 1 में ही सर, इटसेल्फ। पेपर 1 में फेल हो गए? जी थे। सर। तो मतलब तैयारी नहीं थी आप? हाँ, उसमें तैयारी नहीं हो पाई थी। तो पूरी तैयारी के बाद अगर आपने कोई एग्जाम दिया है तो पहला अटेम्प्ट? हाँ, तो ये फिर पहला अटेम्प्ट था मेरा। अच्छा, वो बिना तैयारी के आपने एक्सपीरियंस के लिए दे दिया था? हाँ सर। बिल्कुल, हम भी यही बात बोलते हैं कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, और अटेम्प्ट तो काउंट होते नहीं है, जी सर, है ना? अगर आप तैयारी कर रहे हो, समझिए आपका सिलेबस नहीं भी हुआ है, तो एक बार एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप दे दो, ताकि जो रियल एग्जाम आप देने बैठो तो वो आपका क्लियर हो जाए। जी सर। राइट। तो जैसा कि आपने बताया कि आप ग्रामीण परिवेश में पले बड़े हैं, जी सर। तो गांव की कोई याद जो आपके मन में हमेशा के लिए रही हो? गांव में सर मतलब मेरा बचपन गांव में था, तो वो मिट्टी में खेलना, हाँ, वो खेत पर बड़ों के साथ जिद करके जाना। गिल्ली डंडा खेलते थे? हाँ सर, गिल्ली डंडा खेलना सर, और आम के पेड़ पे चढ़ना, या हाँ। जामुन के पेड़ पे चढ़ना। हाँ। तो ये सब सर जैसे बच्चे करते हैं, हाँ, कंचे खेलना, हाँ। बहुत प्रोमिनेंट है वहाँ पर। तो वो सब हाँ। किया है मैंने, मतलब मैंने अपने जीवन में हर वो चीज़ की है जो करनी चाहिए बचपन में। क्या बात। और गांव की मिट्टी का क्या असर रहा आपकी पर्सनालिटी पर? सर मुझे लगता है कि वो रूट से कनेक्ट रहना, वो गांव की वजह से रहा। मैं हमेशा से गांव को देखता रहा। या समर वेकेशन है तो मेरा शौक नहीं था कि मैं बाहर घूमने जाऊं, मैं गांव जाना पसंद करता था। वहाँ लोगों से बात करना, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं वो देखना समझना, तो वो मुझे लगता है बहुत हेल्प करता है एज ए इंडिविजुअल ग्रो करने में। तो पढ़ाई आपने कहाँ रहकर की है सिविल सर्विसेज की? सर वो मैंने दिल्ली रहकर की। दिल्ली किस जगह पे? सर मैं रहता हूँ करोल बाग। करोल बाग रहते हैं? जी सर। तो कितने टाइम यहाँ पर रहे? सर मैं 2023 में ग्रेजुएशन के बाद शिफ्ट हुआ हूँ। ठीक है, 2 साल हुआ है अभी। 2 साल आपको यहाँ रहते हुए हो गया। कभी ऐसा लगता था कि चुपके से छुट्टी लेके निकल जाऊँ और गाँव वाले दोस्तों से मिलने के लिए चला जाऊँ? हाँ सर, मतलब अगर मैं हमेशा ये मानता हूँ, अगर तुम्हारा मन कुछ करने का है, अगर पढ़ने का है या खेलने का, जो भी है उस समय वो कर लो। अगर हमने वो चीज़ नहीं की, हमारे मन में वो रहेगा। तो अगर मेरे गांव जाने की इच्छा होती थी तो मैं गांव चला जाता था, फिर 2-3 दिन घूम के वहाँ फ्रेश। मतलब जो मन में आता था वो करते थे? हाँ, वो करना चाहिए, मैं तो वही करता था। अच्छा। हाँ, तो आपकी इस प्रिपरेशन में दोस्तों का और घर वालों को क्या इम्पोर्टेंट रोल मानते हैं? सर मैं तो, मुझे लगता है कि सब कुछ ही मतलब उन्हीं का ही रोल है सब, क्योंकि उनके बारे में पता करना, वो मोटिवेशन, वो सपोर्ट। क्योंकि 2023 से ही जर्नी स्टार्ट हुई थी, और
मैं बता सकता हूँ 2023 से 2024 तक मुझे नहीं पता वो एक साल कैसे बीता। सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 9 से रात के 9 तक मैं पढ़ रहा हूँ या टेस्ट दे रहा हूँ, 400-500 मेंस लिख दिए, बस आंसर ही लिख रहा था। तो अच्छा। उस फेज में मेंटली भाई दोस्तों का साथ रहना या फैमिलीज का साथ रहना, उनका भरोसा रखना तुम पर, और प्रीलिम्स नहीं हुआ था उसके बाद भी उन्हें भरोसा था, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है होता है, पहला अटेम्प्ट था। तो फैमिली का वो सपोर्ट मेंटली बहुत काम आता है, बहुत मतलब बहुत हेल्पफुल रहता है जी, बहुत ज़्यादा सर। तो प्रिपरेशन के दौरान कभी आपको ऐसा लगा यार बस छोड़ देते हैं अब नहीं यार? हाँ सर, मतलब फ्रस्ट्रेशन से फील होती है कि क्यों मैं ये लगातार हर वो 12 घंटे सेम रिपीट कर रहा हूँ। हाँ। इच्छा से मैं सो भी नहीं पा रहा 12 घंटे का, या खेल नहीं, क्रिकेट छोड़ दिया मैंने उस चक्कर में। तो फ्रस्ट्रेशन जरूर फील होती थी, लेकिन एट द सेम टाइम मोटिवेशन भी थी कि चूंकि मैंने बचपन में एक ख्वाब देखा था कि यूपीएससी देना है, उस बोर्ड के सामने, इंटरव्यू पैनल के सामने उधर फोटो खिंचाना है, तो वो एक मोटिवेशन भी थी। तो ये तो था योगेश आपके बारे में। जी सर। अब अगर बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की। जी सर। तो इसमें 3 स्टेजेस हैं, अपना रिटन एग्जामिनेशन है, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन है, देन मेडिकल है और फिर इंटरव्यू है। यस सर। तो आप जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनको इन सारे स्टेजेस के बारे में थोड़ा सा समझाइए। सर पहली चीज़ तो ये मैं कहना चाहूँगा कि अपनी प्रिपरेशन स्टेज वाइज लें, ना कि एक साथ देखें उसको। पहले देखें कि मेरा पेपर है, पेपर 1 है जो अराउंड 250 मार्क्स का होता है, उसमें 125 सवाल आते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब कुछ कवर करता है वो। और पेपर 2 रिटन होता है जो प्राइमरीली इंग्लिश बेस्ड है। तो पेपर 1 का और पेपर 2 दोनों की मिला के कंबाइंड कट ऑफ होती है और इंडिविजुअल कट ऑफ्स भी होती हैं, तो हमको दोनों पास करना पड़ता है। उसके बाद में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उन बच्चों को फिजिकल देना होता है, जिसमें कि एक 800 मीटर होती है, एक 100 मीटर स्प्रिंट होती है, एक लॉन्ग जंप होती है और एक शॉर्ट पुट होता है। और उसमें जो बच्चे पास होते हैं उनको मेडिकल के लिए ले जाया जाता है, जो कि एक बहुत ही टफ मेडिकल होता है। मतलब इफ मैं लिटरल सेंस में कहूँ तो प्रॉपर नंगा कर देते हैं वो आपको, तो प्रॉपर हार्ड मेडिकल करते हैं। उसमें जो चयनित बच्चे होते हैं उनको फिर यूपीएससी द्वारा कॉल आया जाता है इंटरव्यू के लिए, और जो कि जैसा कि सिविल सर्विसेज में होता है या कोई भी जो यूपीएससी इंटरव्यू कंडक्ट कराता है पैनल द्वारा, वैसा ही इंटरव्यू कंडक्ट होता है, और फिर एक फाइनल मेरिट आती है जो फाइनल सिलेक्शन माना जाता है। तो इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट कैसा रहा आपका? सर मेरा पूरा ट्रांसक्रिप्ट मेरे डेफ बेस्ड ही रहा, ज़्यादा मेरी हॉबीज़ पर या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स पर और इन सब चीज़ों पे, स्पोर्ट्स पर काफ़ी पूछा गया, तो लगभग 90% इसी पे गया था। अच्छा। हॉबीज़ पर कुछ चीज़ें थी जो सीआरपीएफ रिलेटेड थी या सीएपीएफ रिलेटेड थी, तो वो सवाल आए थे। तो आप क्या सलाह देना चाहते हैं उन बच्चों को जो अभी इंटरव्यू में जाएंगे आगे जाके, डेफ किस तरह से भरना चाहिए उनको? सर मुझे लगता है इंटरव्यू की अगर बोलो ना की जो है वो है ऑनेस्टी। आपको ईमानदार होना पड़ेगा, आप वही लिखिए जो आप हो। अगर आपको खेलना पसंद है आप बिल्कुल लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए। अगर आप उन्हें बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला, वो 20-25 मिनट में जज कर ही लेते हैं, और इतना प्रेशराइज मोमेंट होता है कि आप झूठ निकाल ही दोगे। तो आप ऑनेस्टी लाइए, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप साफ मना कर दीजिए। यही मेरी पूरा एक प्रोसेस था जो मैंने मेंटली तैयार किया खुद को, कि मुझे कोई फेक नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, जो मुझे आता है वो आता है, जो मैं नहीं हूँ वो दिखाने का प्रयास मैंने नहीं किया था। और लकीली मेरे को 125 मार्क्स आए, जो कि हम जोकिंगली दोस्त आपस में करते थे कि यार 120 प्लस आ जाए फिर तो हो ही जाना है। तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है सर इंटरव्यू में। इंटरव्यू का मेन की है ईमानदारी, कि आप डेफ में कुछ भी झूठ ना लिखें, वो जो इंटरव्यू में बैठे हैं वो सब पकड़ लेते हैं अच्छे से। एक्सपीरियंस है सर बहुत। और वो सर मुझे एक चीज़ और ऐड करूँगा कि जो हम लोग मॉक कोचिंग्स में देते हैं या कहीं देते हैं, उससे एक बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट यूपीएससी के अंदर होता है वो, और एनरिचिंग एनवायरनमेंट मुझे लगता है। जब मैं एंट्री ले रहा था तो मैं प्रेशराइज था, काफ़ी प्रेशर फील कर रहा। फिर जब मैंने जो यूपीएससी लिखा देखा तो मैंने खुद से कहा कि यार मैं जब 10-12 साल का था मैंने यही तो सपना देखा था कि इस बोर्ड के आगे मुझे फोटो खिंचाना है, तो आज मैं यहाँ आ गया हूँ, तो अब मैं प्रेशर क्यों ले रहा हूँ? अगर यहाँ तक आया हूँ तो उसको एंजॉय करता हूँ ना। उस मोमेंट से फिर मैंने उस इंटरव्यू प्रोसेस को एंजॉय करना स्टार्ट किया, एंट्री से लेके बाहर तक। तो मुझे लगता है वो काफ़ी फायदेमंद रहा। योगेश, जब हम लोग रियल इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट होने जा रहे होते हैं तो उससे पहले कुछ मॉक इंटरव्यूज देने की भी जरूरत पड़ती है। जी सर। बहुत सारे कोचिंग्स हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस लेके बच्चों की तैयारी करा रहे होते हैं। तो लेकिन वहाँ पर ना एक संस्था ऐसी भी है जिसने ना 1 रुपया भी किसी बच्चे से नहीं लिया, और वो उन्होंने ऑफिस के बाद 3-3, 4-4 घंटे बच्चों को दिए, है ना, और मॉक इंटरव्यूज कराए। उस संस्था का मैं चाहूँगा कि आप नाम बताएं और क्या एक्सपीरियंस रहा। सर मैं बच्चों को बताऊंगा कि द इनविजिबल हैंड करके ऑर्गेनाइजेशन है एक, वो डिप्टी कमांडेंट राकेश निखच्चर प्रोमिनेंटली चलाते हैं, उसको देखते हैं। तो जो पहला मेरे जीवन का मॉक इंटरव्यू था वो मैंने सर को ही दिया था।
तो वहाँ से एक्चुअली मुझे पता चला कि ये प्रोसेस है क्या। उसमें इतना एनरिचिंग एक्सपीरियंस था, सर ने मेरे को बहुत ही अच्छे से बताया कि आपको ये करना चाहिए, यहाँ पे काम करिए, लैंग्वेज को कैसे देखना है, एक बैरियर नहीं है। तो और सबसे बड़ी चीज़ थी आज के इस मार्केट ड्रिवन सोसाइटी में, और यहाँ कोई 500 कोई 1000 उस 20 मिनट का ले रहा है, वहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर कंडक्ट कराते हैं और एक क्वालिटी इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं जो वाकई हेल्पफुल होता है। हाँ बिल्कुल, उस इंटरव्यू पैनल में जितने भी करंट ऑफिसर्स हैं वो प्रेजेंट रहे, और जो एक्स ऑफिसर्स हैं वो प्रेजेंट रहे, चाहे वो सिविल सर्विसेज के थ्रू हों, चाहे वो बड़ी बड़ी जितनी भी पोस्ट होती है हमारे इंडिया में उसके थ्रू ऑफिसर्स रहे हों, तो सब ने मिलकर इस इंटरव्यू को कंडक्ट किया राकेश निकर सर के मार्गदर्शन में। और अच्छी बात ये रही कि इस पूरे प्रोसेस में 1 रुपया भी इन्वॉल्व नहीं था कहीं पे। हाँ सर, और ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंटरव्यू तक वो साथ रहे। हाँ। अगर उसके बाद भी हम जब भी कॉन्टैक्ट करने का प्रयास किया, जैसे मैं खुद मॉक से मेरा फाइनल इंटरव्यू से पहले उनके मिलने आया था, तो उन्होंने अच्छा का 2-3 घंटे समय मुझे दिया। तो वहाँ से मुझे सीख भी मिली कि कैसे मुझे वहाँ बिहेव करना है, कुछ फेक नहीं करना है। तो वो सर काफ़ी हेल्पफुल होता है। अच्छा, स्कूल टाइम में आप कैसे छात्र थे, शरारती या शांत? सर शांत तो बिल्कुल नहीं था। पढ़ाई में अच्छा था, सो नो डाउट, लेकिन साथ में खेलना कूदना मस्ती करना वो सब मैं करता था। कभी पिटाई भी हुई दबा के? दबा के तो नहीं, पर हाँ पिटाई हुई है, पनिशमेंट्स तो मिले हैं सर। किस बात पे मिली थी? सर हमारे सर ऐसे कंप्यूटर लैब में जाना होता था, तो आपको प्रोहिबिटेड है कि आप इंटरनेट यूज़ नहीं करोगे वहाँ, आप कुछ सीखना है। लेकिन चूंकि हम स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट रखते थे, या मैच हो रहा था हमको स्कोर देखना होता था, तो हम कई बार ये करते हुए पकड़े गए, तो हमको क्लास से बाहर कर दिया गया कि आप इंटरव्यू आपको कंप्यूटर का एक्सेस नहीं मिलेगा आपको। ऐसी चीज़ें होना, क्लास में पनिशमेंट्स, क्लास में थोड़ी थोड़ी चीज़ें करना। तो बार बार आपने नाम लिया अभी तक के इंटरव्यू में क्रिकेट का। जी सर। तो क्रिकेट से मुझे लग रहा है कि आपको बहुत लगाव रहा है, तो क्रिकेट आपने प्रोफेशनली भी खेला है? हाँ सर, मैंने प्रोफेशनली क्रिकेट खेला है, और क्रिकेट का तो एडिक्शन बोलूँगा मैं, लगाव भी ठीक नहीं होगा। हाँ। मैं एडिक्टेड हूँ उसके लिए, मतलब इतना ज़्यादा फॉलो करता हूँ क्रिकेट को। कोई ऐसी चीज़ यादगार बात कोई क्रिकेट की? मैं अपने करियर से बताऊँ सर, तो जो मेरा पहला 50 था, जब मैं शायद 12-13 साल का होऊंगा, तो मैंने पहली 50 स्कोर की। उस समय मेरे पापा मेरे ग्राउंड पर थे, तो वो मेरे लिए सबसे यादगार है। उसके बाद ही मुझे पहला लेदर बॉल बैट मिला। अच्छा। तो वो मेरे लिए बहुत, उसको मैं आज भी संभाल के रखता हूँ, बहुत कीमती है। अगर आपको एक बिल्कुल फ्री दिन दिया जाए कि भाई पढ़ाई या फिर क्रिकेट, क्या करना चाहोगे? सर एनी डे क्रिकेट। क्रिकेट? जी सर बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। तो आप आगे फिर डेफिनेटली आपकी फर्स्ट चॉइस क्या रही थी? सर CISF रही थी, तो 56 रैंक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको CISF ही जी सर मिल भी जाएगी, क्योंकि मार्क्स अच्छे हैं, सब चीज़ रैंक अच्छी है। तो डेफिनेटली CISF के क्रिकेट टीम में फिर खेलना पसंद करोगे बाद में? बिल्कुल सर, मैं तो चाहूँगा कि जितना हाई लेवल तक रिप्रेजेंट कर पाऊँ क्रिकेट में वो करूँ। कभी ऐसा हुआ कि मैच के लिए पढ़ाई छोड़ दी हो? हाँ सर, हमने तो पूरा स्कूल ही बंक किया है मैच के लिए। ये तो पक्का क्रिकेटर बैठा है भाई। मतलब स्कूल की टीम से ही खेल रहे थे हम। हाँ। स्कूल की टीम के लिए गए मैच बंक करना, ये तो बहुत कॉमन था हमारे लिए। हाँ। मैच को हमने प्रायोरिटी दी, अगर अच्छा खासा मैच है तो क्रिकेट स्कूल छोड़ा है हमने, काफ़ी बार छोड़ा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि योगेश के लिए कह सकते हैं कि एक क्रिकेटर है, वो असिस्टेंट कमांडेंट बन गया है। हाँ सर, ये बिल्कुल सही सर, ये सही लाइन है। तो UPSC की तैयारी का जो ख्याल है वो कब आया आपके माइंड में कि मुझे तैयारी करनी चाहिए? सर जब मैं 2010 के आसपास ही, जब मैं ग्वालियर में था, तब एक घटना हुई थी जहाँ मेरे को पहली बार पता चला कि DM और IPS होते क्या हैं। अच्छा। तो जैसे हर बच्चे को पेरेंट्स लोग बताते हैं, मेरे को बताया गया कि DM जिले का मालिक होता है। तो मैं उस हिसाब से समझा पहली बार कि DM कोई पावर है। वहाँ से धीरे धीरे मुझे इसके बारे में पता चला कि UPSC क्या है, कैसे करना है। उसी बीच में फिर CAPF हो गया, CDS हो गया, NDA हो गया, इन सब जो पेपर्स होते हैं उसके बारे में पता चला। 12th में मैंने NDA भी क्लियर किया, तो SSB नहीं हो पाया था। मैं CDS भी दिया है, मैंने CAC दिया, फिर फाइनली CAPF में मेरा हो गया इस बार। तो UPSC से मेरा काफ़ी स्टार्टिंग से रहा है लगाव। तो इस पूरी तैयारी के दौरान सबसे कठिन समय कौन सा रहा आपका? सर मुझे लगता है 23 जब कॉलेज के बाद मैंने UPSC डेडिकेटेड पढ़ाई चालू की, और 2024 तक प्रीलिम्स, उस बीच में जो मैंने मेहनत की, और सुबह से लेकर शाम तक उस लगातार मोटिवेशन के साथ हर रोज़ उठना, हर रोज़ वो काम करना रिपीट मोड में, मुझे लगता है वो काफ़ी कठिन फेस था, और मैंने बहुत ही अच्छे से किया, तो उसका ही रिजल्ट मुझे इधर मिला फिर। और कहते हैं ना, जब इंसान ठान लेता है तो भगवान भी मान लेता है। जी है ना? जी तो लेकिन इस बीच क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस भी आए होंगे काफ़ी। बिल्कुल सर। तो आपकी लाइफ में क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस रहे, उससे कैसे फिर निजात पाया? सर मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन से निजात पाने का सबसे सही चीज़ था कि मुझे खुद को व्यस्त रखना है। अगर पढ़ाई में नहीं तो फिर क्रिकेट में, क्रिकेट नहीं है उधर तो पॉलिटिक्स में, न्यूज़ में, तो मैं खुद को बिजी रखता था। मैं कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करना चाहता था बाहर जाकर जो मेरे लिए नुकसानदायक हो या मेरी फैमिली के लिए नुकसानदायक बाद में हो।
तो बेटर है कि आप वो चीज़ करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है और जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो। तो डिस्ट्रैक्शंस की जब बात चलती है तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो आती है मोबाइल। जी सर। तो मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट कर पाता था या नहीं? सर वो तो हम ये कहूँगा कैसे आप यूज़ कर रहे हो उस पर ठीक डिपेंड है। करता है। जैसे मैं ट्विटर को काफ़ी फॉलो करता हूँ, तो मुझे वो लगता है काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है कि वहाँ से आपको ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उस चीज़ में आप यूज़ कर सकते हो। अब डिस्ट्रैक्शन के यूज़ करो तो फिर हज़ार तरीके हैं। सोशल मीडिया एक दोनों साइड लाता है अपने साथ, तो मैंने उसको पॉजिटिवली यूज़ किया, चाहे यूट्यूब हो या फिर ट्विटर हो या फेसबुक हो। मैं हर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहा, पर कंस्ट्रक्टिव वे में रहा। मैंने उसको यूज़ किया ताकि मुझे फ़ायदा हो उससे, और ज़रूरत पड़ने पर मैंने फ़ोन बंद भी कर दिया। मैंने कीपैड भी यूज़ किया कुछ समय तक, जब मुझे लगा अच्छा। कि ताकि किसी का फ़ोन से डिस्टर्ब ना हो, मैं किसी का फ़ोन आ रहा है या ऐसे। आज के ज़माने में कीपैड फ़ोन यूज़ कर रहा है कोई बच्चा जो स्मार्ट वर्ल्ड में है, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ सर, मैंने कीपैड फ़ोन काफ़ी समय तक उस फेज़ में यूज़ किया। मतलब मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि अगर 5 दिन के लिए आपको मोबाइल ना दिया जाए तो काम चल जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल चल जाएगा। इस प्रिपरेशन ने ये सिखा दिया है कि हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। अब दुनिया एक वो दुनिया है तो एक ये भी दुनिया है, कोई दिक्कत नहीं आती ऐसे सर। क्या बात है, 5 दिन के लिए इन्होंने बोला कि हाँ मेरा काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो 5 मिनट के लिए कोई मोबाइल ले तब काम नहीं चलता। सर वो एडिक्शन बन गया है। मुझे लगता है कि लोग अब ऐसे, मुझे शौक है ग्राउंड पे जाने का, तो अगर मुझे अपने को सेलिब्रेट करना है या खुद को एंजॉय करना है तो मैं ग्राउंड पे करता हूँ और मुझे मज़ा आता है। या क्रिकेट देखने में लोगों को जो शौक है या हॉबीज़ हैं वो इसमें ट्रांसलेट हो गई हैं रादर देन गोइंग आउट। अब वो फ़ोन में ही वो चीज़ पसंद करते हैं, उनको डिजिटल ही क्रिकेट खेलना है, ग्राउंड पे जाके धूप में खेलना पसंद नहीं करते। और हम लोग धूप में खेल खेल के बड़े हुए हैं, तो हमें बहुत शौक है। तो पूरी तैयारी के दौरान क्या कोई ऐसा दोस्त का नाम है जिसने जी जान लगा के आपके साथ हेल्प की आपकी? सर एक तो सर सुखवीर, दोस्त बोलिए, भाई बोलिए, रिश्ते में चाचा है। हाँ हाँ। तो वो इंसान है जो मेरे साथ पूरी जर्नी में रहा। यानी अच्छा। पेपर देने मेरे साथ गया, फिजिकल में वो मेरे साथ था, इवन इंटरव्यू में मेरे साथ था, रिजल्ट वाले दिन लकीली भी उसी ने मेरा नाम पढ़ा। अच्छा। और उसके बाद की जो ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हुई उसमें भी वो मेरे साथ था। क्या बात है। वो हमेशा से रहा। और एक जो मेरे साथ रहता था उस समय, अभी भी है, जैसे राज। तो हम लोग स्कूल में कॉलेज में मिले थे साथ में, उसके बाद से हम लोग साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमेशा साथ रहे, तो उसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। और बाकी दोस्तों का भी रहा? और बाकी तो सर फिर ऐसे तो स्कूल वाले हैं या जो गांव के हैं, और कॉलेज में भी जो कुछ थे तो उनका तो रहा ही है सर। जैसे सोशल मीडिया दो धारी तलवार होती है ना, जी सर। ऐसे दोस्त भी दो धारी तलवार होते हैं। बिल्कुल सर। उनको या तो अच्छे तरीके से ग्रुप बना लो या बेकार वाला ग्रुप बना लो, वो आप पे डिपेंड करता है। जी सर। है कि नहीं? जी सर। तो अच्छी बात है, दोस्त हमेशा काम आते हैं। जो बात हम कई बार प्रिपरेशन के दौरान टेंशन में आके किसी और से नहीं बोल पाते हैं, तो वो दोस्तों से बोल पाते हैं। जी सर। उसमें सर ऐसे राज का नाम लिया मैंने, हाँ। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की। जैसे मान लो कभी पढ़ने का मन नहीं हो रहा तो हम लोग दूसरे के रूम में बैठ के डिस्कस करते थे कि क्या हो रहा है दुनिया में, या हंसी मजाक करते थे। हाँ। तो साइकोलॉजिकली मेंटली उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी उस पूरे फेज़ में, और अब तक हम लोग साथ हैं। तो इस प्रिपरेशन के दौरान होता है ना कि लोग गांव से आते हैं, मुखर्ज नगर आते हैं और ORN आते हैं। लोग आते तो पढ़ाई करने के लिए हैं, लेकिन प्यार का चक्कर है बाबू भैया उस चक्कर में पड़ जाते हैं। तो वो एंगल क्या रहा आपकी लाइफ में? सर इसमें थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि मैं उतना इन्वॉल्व नहीं रहा। ठीक है। स्कूलिंग से ही नहीं रहा। और फिर जब कॉलेज आया, यूपीएससी में आया, तब तो मैं और ज़्यादा फोकस्ड हो गया था कि मुझे यूपीएससी करना, और मुझे पता है ये क्या डिमांड करता है। इसमें आपको पूरा डेडिकेशन देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा, तब जाके कोई पॉसिबिलिटी होती है कि हो सकता है। गारंटी तब भी नहीं है। तो ये चीज़ मुझे अच्छे से पता था, और मुझे पता लाइफ अभी हमारे पास अच्छी खासी है, तो इसके लिए वक्त है हमारे पास। पहले ये कर लेते हैं, सेटल हो जाते हैं, तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो अब तो भैया आपके लिए लाइन लगी मिलेगी असिस्टेंट कमांडेंट योगेश कुमार यादव के लिए है। जी सर। तो योगेश, जो लोग गांव से आते हैं और लव लाइफ के चक्कर पड़ जाते हैं, ठीक है, वो भी एक पार्ट होता है जीवन का। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें गलत दिशा की तरफ ले जाती हैं, पढ़ाई से दूर ले जाती हैं। तो उनके लिए क्या सलाह दोगे? सर मैं यही कहूँगा कि आपका जो पार्टनर है तो वो आपका सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, जो टफ फेज़ है उसमें आपको बैक करे, आपको मोटिवेट करे पढ़ने के लिए, तो वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। अगर वहीं वो पार्टनर आपको डिमोटिवेट कर रहा है, आपको पुल बैक कर रहा है, तो वो आपके लिए इशू क्रिएट करेगा, आपके कैरियर पे भी और उसके कैरियर पे भी। तो वो आपके लिए कोई रिजल्ट नहीं देने वाला है। तो आप एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करें कि वो भी पढ़ें, आप भी पढ़ें, और जब साथ बात करनी हो, कुछ ज़रूरत हो, तो आप बिल्कुल बात करें। वो एक अच्छा पॉजिटिव भी हो सकता है, वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है करियर में आगे। बात है। तो अभी तो रिश्ते आने शुरू हो गए होंगे?
हाँ सर। हाँ सर। अब यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद इस टाइम शुरू हो जाएंगे भाई, कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है। तो अभी कैसा लाइफ पार्टनर एक्सपेक्ट करते हैं अपने लिए? सर मैं बेसिकली तो अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, पर मुझे लगता है कोई इंसान और जो मुझे समझ सके और मेरे को आगे बढ़ने में हेल्प करे, और मैं और वाइस वर्सा भी मैं उसको करूं, बस ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तो अपनी लाइफ की फिलॉसफी क्या मानते हैं आप? लिव इन द मोमेंट, एंजॉय द मोमेंट, एज सिंपल एज दैट। बस ये लगता है कि जो मोमेंट है उसको एंजॉय करो। कल ही मैंने कोट पढ़ा था कि पास्ट वो है जो हो चुका है, उसे आप बदल नहीं सकते। फ्यूचर वो जो होने वाला है जो आपको पता नहीं है। तो एट लास्ट बचता प्रेजेंट ही है, तो क्यों ना उसी को जिया जाए, उसमें जो है उसको आप एंजॉय करिए तो बेटर रहेगा। तो पूरी लाइफ को लेकर आपकी क्या सोच है, कि प्रैक्टिकल या इमोशनल? सर मैं तो बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ सर। अच्छा। मैं चीज़ों को प्रैक्टिकली देखता हूँ और रेशनली देखता हूँ कैसे होना चाहिए, तो ऐसा ये मेरा थॉट है। तो मैं जब आपसे बात कर रहा था इंटरव्यू से पहले, आपकी एक थॉट थी, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं इंक्लूड करना चाहूँगा यहाँ पे, कि आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना चाहते हैं। जी सर। एंड इंग्लिश मीडियम ही क्यों? सर मैं एक गांव के बैकग्राउंड से आता हूँ, वहाँ मैंने क्योंकि मुझे इंग्लिश मीडियम पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि मेरे पिताजी आरपीएफ में थे, मुझे बाहर ले जा पाए। पर ऐसा सबके साथ नहीं है। गाँव में ज़्यादातर लोग गाँव में ही रहते हैं और उनको वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। और आज की जो जॉब्स के एग्जाम्स हैं, प्रिपरेशन है, बहुत से एग्जाम्स हैं जहाँ इंग्लिश मैंडेटरी है। अब वो हिंदी मीडियम के बच्चे को वो इंग्लिश का एग्जाम क्रैक करने में बहुत दिक्कत आती है। वहीं इंग्लिश मीडियम से आने वाला बच्चा ऑलरेडी 50% उनसे आगे है। तो मुझे लगता है कि गाँव के बच्चों के लिए मैं इंग्लिश मीडियम खोलना चाहता हूँ, ताकि उन्हें एक बेटर क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। और आपने बार बार ये भी कहा कि सर मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। हाँ तो सर। आपने स्कूलिंग की इंग्लिश मीडियम से किया, फिर आपके पिताजी ने आपको इंस्पायर किया कि फोर्स यूनिफॉर्म फोर्सेस ज्वाइन कीजिए, यूनिफॉर्म फोर्सेस आपने ज्वाइन कर लिया है। तो अब राजनीति वाली बात कहाँ से आपके माइंड में आ रही कि मुझे राजनीति में जाना है? सर मुझे लगता है भारत में अगर अल्टीमेटली आपको जनता के लिए करना चाहते हो, लार्जर मास के लिए, तो वो पॉलिटिक्स के थ्रू ही हो सकता है। कोई भी और फोर्स आपको मौका जरूर देती है, पर इतना ज़्यादा लार्ज स्केल पर काम नहीं कर सकते आप। उन जो ग्राउंड के इश्यूज हैं उन पर काम नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि मैं लेटर फेज ऑफ लाइफ में जरूर पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा, ताकि लार्जर मास को हेल्प कर पाऊँ। तो अभी फिलहाल आप असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर आ चुके हैं, और अभी कुछ दिनों में ट्रेनिंग पे भी आप चले जाएंगे। जी सर। तो वहाँ पे रहते हुए आप किस तरह से समाज की सेवा करेंगे? वहाँ तो जो हमारा प्राइमरी जो ड्यूटी है, जो भी फोर्स मिलेगी, जैसे CISF अगर मिलते हैं तो इंडस्ट्रीज़ को सिक्योर करना, या फिर हम एयरपोर्ट्स पर है वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जो भी पीपल आ रहे हैं वहाँ। तो जो भी उनका मैंडेट है वो अगर हम ईमानदारी से फुलफिल करते हैं तो उसमें जो भी हेल्प हो पाएगी वो करेंगे। तो यूनिफॉर्म को देख के कैसा महसूस होता है? यूनिफॉर्म सर मैंने बचपन से देखी और काफ़ी फैसिनेटिंग होती है। मतलब यूनिफॉर्म जब भी देखो आप तैयार होके जाते हो तो फैसिनेटिंग लगता है, एक फील प्राउड फील होता है, और अपने आप वाकई वो 56 इंच का छाती हो जाती है। इसलिए 56वीं रैंक आई आपकी। हाँ सर, तो वो यूनिफॉर्म में वो जादू है। मैं हमेशा कहता हूँ, आप जिंदगी में ना कितना ही महंगे से महंगा कपड़ा पहन लो, जी सर, जो बात भाई साहब यूनिफॉर्म में आती है ना, वो और किसी में आती ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर। और जिस दिन आपकी पासिंग आउट परेड होती है ना, पाइपिंग सेरेमनी होती है, जी सर, आपके कंधे पे स्टार लगाए जाते हैं पासिंग आउट परेड के दिन, जी सर, वो मोमेंट अलग होता है। वो मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला मोमेंट होता है। जी सर, है ना। और मैं अगर कहूँ कि आपके पिताजी के लिए एक हेड कांस्टेबल के पद पे आपके पिताजी हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट का पद क्या होता है। जी सर। तो सोचिए उनके लिए कितना बड़ा ये मोमेंट रहा होगा कि मेरा बेटा आज असिस्टेंट कमांडेंट बन गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जी सर। है ना। तो मैं यही कहूँगा कि आप इस पद को दायित्व मानिएगा। जी सर। अपना अधिकार नहीं, ये दायित्व है, इसको निभाना है हमें। है ना। जी सर। और देश की सेवा करनी है। जी सर। अच्छा, इसी पे जब हम डिस्कस कर रहे थे तो एक थोड़ा सा आप इमोशनल हो गए थे उस बात पे, मैं लाना चाहूँगा उस चीज़ को। वो मोमेंट क्या था जब आप छत से गिर गए थे, अपने गांव में थे, तो क्या था वो? सर मैं 3-4 साल का था, तो रात में छत पे सोते हैं जैसे गांव में सब लोग। हाँ हाँ। तो उस समय नया फ़ोन आया था घर में, कीपैड, तो मैं वो चला रहा था। तो वो चलाते चलाते मेरा पैर बाउंड्री के उस पार चला जाता है। बाउंड्री बड़ी नहीं थी, छोटी थी, तो वो पार चला जाता है और मैं खेत में गिर जाता हूँ। तो जैसे ही मेरी माँ को ये पता चलता है तो वो मेरी छत से बगल वाली छत पे कूदती हैं सीधा, और वहाँ से वो खेत में कूद जाती हैं। तो वहाँ से वो खेत में जाकर जो लोग आसपास आ पा रहे दौड़ के, उतने वो मुझे उठा के ले जाती हैं। तो मैं सबकॉन्शियस, मतलब मैं बेहोश हो गया था, मुझे बिल्कुल याद नहीं था उस समय। और उसके बाद फिर जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तब मुझे होश आया कि अच्छा ये हुआ है। और उसका इशू ये हुआ था कि मेरी जो बैग थी
उसमें एक एक फेज के बाद अगर मैं एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो वो पेन होने लगता था। यानी कोई भी काम करूँ, मैं मैच भी खेलता था तब भी वो पेन होना, तो एक परमानेंट सा हो गया था मेरे साथ। और जैसे अभी मेरे को फिजिकल देना था तो उसके लिए वो एक इशू क्रिएट करता, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया, एक्सरसाइज वगैरह की मैंने, ताकि उसको मैं ओवरकम कर पाऊँ और फिर आगे फिजिकल वगैरह दे पाऊँ। तो सैल्यूट है आपकी माता जी को भी। और दुनिया का एक सबसे छोटा शब्द है लिखने में माँ, लेकिन समझने में इस दुनिया का सबसे बड़ा शब्द अगर है ना तो वो माँ है। और अगर ममता में सबसे बड़ा कोई शब्द है ना तो वो माँ है। जी सर। और सर मैं इसमें ऐड करूँगा कि जैसे माँ सबको एक बार जन्म देती हैं, क्योंकि वो जब जन्म दे रही थी मेरी माँ ने 2 बार दिया। सोचो अगर उस दिन वो ना होती, वो ना कूदती तो कुछ भी हो सकता था। तो लिटरली उन्होंने मुझे 2 बार जन्म दिया है। तो एक बार अपनी माता जी को कैमरे में देखकर आप बताइए कि कोई मैसेज देना चाहते हैं तो उनको अगर मैसेज देना होगा तो मैं बस यही बोलूँगा कि जो है जैसा है सब आपका है, आपका था, आपका है, आपका रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश, आज आपने हमारे व्यूवर्स को गाइड किया कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए कि एक अटैम्प्ट में एक शानदार नौकरी आप ले लें, और उसके साथ साथ आपने अपने अनुभव को भी साझा किया। जी सर। अंत में मैं चाहता हूँ कि अगर अपने परिवार के बारे में या अपने बारे में कुछ आप बोलना चाहते हैं कि एक शब्द में कि योगेश है क्या, कैसे बना योगेश से असिस्टेंट कमांडेंट योगेश, तो सर अभी सब लोग जानते हैं योगेश कुमार यादव कौन है, तो लेकिन मैं उन्हें बताना चाहूँगा योगेश कुमार यादव बनने के लिए उनकी फैमिली होना वैसी बहुत ज़रूरी है। मुझे हमेशा से बचपन से छूट दी गई कि आपको क्या डिसाइड करना है, क्या करना है, ये आपके ऊपर है। मुझे कभी नहीं कहा गया आप पढ़ो। मेरी जब इच्छा होती थी, जब मुझे लगता था पढ़ना है, तब मुझे पढ़ने दिया। मुझे वो फ्रीडम दी गई, वो भरोसा दिया गया कि हाँ हमें भरोसा है, आप पे फ्रीडम है, आप चूज़ करिए क्या करना है। चाहे मेरे माता पिता हों, चाहे चाचा हों, चाची हों, दादा हों, दादी हों, सब ने वो भरोसा और फ्रीडम मुझे दी। तो मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों पर जो बर्डन हम क्रिएट करते हैं उसकी जगह उन्हें फ्रीडम दीजिए, आप उन्हें चॉइसेस दीजिए, वो क्या करना चाहते हैं उनसे पूछिए। अगर वो करना चाहता है उसे सपोर्ट करिए, उसे भरोसा रखिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो बच्चे पे सेल्फ डाउट आना लाजमी है और वो खुद से क्वेश्चन करने लगेगा फिर। तो पहले वही है कि योगेश के पीछे की कहानी में उसके फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहा है, यही कहना चाहूँगा सर मैं। तो अपने प्रिपरेशन के दौरान ऐसा होता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जी सर। ऐसी ऐसी कोई एक बात जो आपने गलत की हो और आप चाहते हो कि वो बच्चे उसको ना दोहराएं जो अभी तैयारी कर रहे हैं? सर मैं चाहूँगा कि अगर आप CAPF में जाना चाहते हैं तो आपको फिजिकली फिट रहें। जैसे मैंने खेलना छोड़ दिया था, रनिंग वनिंग सब छूट गई थी मेरी 4-5 साल, तो मुझे बहुत दिक्कत आई फिजिकल करने में। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा एक्टिव रहें, आप ग्राउंड घूमते रहें, दौड़ते रहें थोड़ा बहुत, तो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है और CAPF के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपको ज़्यादा दिक्कत फिजिकल में नहीं आएगी। लेट्स हैव अ रैपिड फायर विद असिस्टेंट कमांडेंट योगेश कुमार यादव। क्रिकेट और स्टडी? सर क्रिकेट। गांव और शहर? सर गाँव। हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट कमांडेंट? सर दोनों, मुझे लगता है सर दोनों की बराबर इंपॉर्टेंस है, तो मेरे लिए दोनों सर। रील्स और मूवी? सर मूवी। सचिन और कोहली? सर सचिन। MS धोनी और रिकी पॉन्टिंग? MS धोनी। क्या बात है। दोस्तों ये थे आज के हमारे मेहमान, एक ऐसे इंसान जो मैदान बदलते रहे लेकिन जज्बा नहीं। गांव से लेकर UPSC तक, क्रिकेट से लेकर क्लासरूम तक, मंच से लेकर संसद तक इनके ख्वाब बड़े हैं और मेहनत उनसे भी बड़ी। हम दुआ करते हैं कि ये सारे सपने इनके पूरे हों और भविष्य में आगे चलकर अपना और अपने परिवार और अपने समाज और अपने देश का नाम रोशन करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।